और इसमें बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन भी मिलेगा इस चैप्टर में। मतलब सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऐसे जनरल नॉलेज के पर्पस में भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब सब लोग जानते हैं, है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का कोई सोर्स। जैसे अगर हम लोग खाना पकाते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग किसी केमिकल रिएक्शंस, कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या फिर सिंपली हम लोग बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कोई किसी चीज को सुन पा रहे हैं, किसी चीज को देख पा रहे हैं, तो हर चीज में कहीं ना कहीं से, एवरी प्रोसेस में कहीं ना कहीं से एनर्जी का सोर्स का इन्वॉल्वमेंट है। सपोज हम लोग किसी कैंडल को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो भी हम लोग को क्या मिलता है, लाइट मिलता है, लाइट एनर्जी जनरेट हो रहा है। केमिकल एनर्जी जो है वो वैक्स के फॉर्म में है ना। सो एवरी प्रोसेस पे, जैसे हम लोग 100 ml का वाटर लिए और इसको किसी टेम्परेचर सपोज 348 केल्विन पे उसको हम लोग छोड़ दिए रूम पे, ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब किसी वाटर को जो 348 केल्विन पे था, उसको हम लोग कुछ देर के लिए रूम में लाके छोड़ दिए। अब उसका टेम्परेचर फॉल करके 298 केल्विन हो गया, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, इन्वायरमेंट के साथ यहाँ पे वाटर जो हो रहा है हीट को लॉस कर रहा है, वाटर धीरे धीरे कोल्ड हो रहा है। हर एक प्रोसेस पे कहीं ना कहीं से एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है हम लोग को। इसी एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट को हम लोग बोलते हैं, या फिर जो भी एनर्जी की जो भी प्रोसेस किसी एनर्जी की वजह से हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, उसी सोर्स को हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे साउंड एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। हम लोग सपोज कोल बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो हर प्रोसेस पे, कहीं पे भी कोई अगर प्रोसेस यूज हो रहा है जहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, तो कुछ सोर्स होगा उस एनर्जी का। अब किस चीज को हम लोग बोलेंगे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, किस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बैड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे लिए कुछ सोर्स गुड सोर्स हो सकता है, हमारे लिए कुछ सोर्स गुड सोर्स नहीं भी हो सकता है। तो डेफिनेटली हम लोग गुड सोर्स किसको बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम लोग कंसीडर करना चाहते हैं गुड सोर्स हमारे डेली लाइफ में, तो हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं। जैसे वर्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीजल को यूज करते हैं ट्रेन रन करने के लिए, या फिर कोई व्हीकल को रन करने के लिए पेट्रोल को यूज कर रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं स्ट्रीट लैंप्स को या घर में लैंप को जलाने के लिए। हम लोग साइकिल से स्कूल जा रहे हैं तो अपने मसल्स के एनर्जी को यूज कर रहे हैं, मस्कुलर एनर्जी को फिजिकल वर्क करने के लिए। वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं। खाना पकाने के लिए हम लोग केमिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते जा रहे हैं। तो इतना कुछ एक्टिविटी करने के बाद हम लोग इस कंक्लूजन में निकल सकते हैं कि किस तरह का एनर्जी का सोर्स हमारे लिए अच्छा सोर्स होगा, कुछ किस तरह के एनर्जी का सोर्स हमारे लिए अच्छा सोर्स नहीं होगा। जैसे कि मान लो फ्यूल होता है ना, फ्यूल। तो फ्यूल को हम लोग डिफरेंट पर्पस में यूज करते हैं, तो फ्यूल को भी सिलेक्ट हम लोग करते हैं कुछ क्राइटेरिया से। जैसे मान लो हम लोग खाना पकाना है, तो लोग बहुत तरीके से खाना पका सकते हैं। एक तो हम लोग कोयला का यूज कर सकते हैं, है ना, कोल से हम लोग कोल को बर्न करके खाना पका सकते हैं। दूसरा हम लोग एलपीजी का यूज करते हैं, जो घर में हम लोग यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तीसरा हम लोग काउडंग यूज कर सकते हैं, काउडंग को जलाते हैं, उससे भी हम लोग को खाना पकता है, गाँव में भी होता है वो सब। फोर्थ प्रोसेस हम लोग लकड़ी को बर्न कर सकते हैं, वुड, ठीक है, हम लोग चारकोल को बर्न कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज विच इज अवेलेबल, ठीक है। बट हम लोग को उसको यूज करना है, हम लोग को सिलेक्ट करना है विच इज द गुड सोर्स। तो डेफिनेटली इतना सारा सोर्स का जो नाम लिए, वुड हो गया, चारकोल हो गया, एलपीजी हो गया, काउडंग हो गया, है ना। तो इन चारों में हम लोग सिलेक्ट करेंगे कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया को देखते हुए, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे गुड फ्यूल या गुड सोर्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग को सिलेक्ट करना हो तो डेफिनेटली हम लोग एलपीजी को सिलेक्ट करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो एलपीजी हम लोग जब एलपीजी का यूज करेंगे तो हम लोग को किसी भी तरह कोई रेसिड्यू नहीं मिलेगा। जैसे कोल बर्न करने के बाद हम लोग को रेसिड्यू मिलेगा,
काउ डंग करने के बाद हम लोग को रेसिड्यू मिलेगा, इससे पॉल्यूशन का खतरा हो सकता है एनवायरनमेंट में, डस्ट पार्टिकल्स बनेगा। बट इफ यू यूज एलपीजी, तो एलपीजी एक ऐसा सोर्स होगा जो हमारे लिए थोड़ा सही होगा, ठीक है। बट सिर्फ एक फैक्टर को नहीं देखना है, हम लोग को ये भी देखना है कितना फास्ट खाना बन जा रहा है, कुकिंग कितना फास्ट हो रहा है, कितना फ्यूल कंजम्पशन हुआ, इसके अलावा वो इजीली अवेलेबल है या नहीं, क्या उसको हम लोग इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्या उसको हम लोग मतलब क्या वो बजट में आ जाएगा। तो हर तरह का चीज हम लोग देखते हैं when we select some good source of energy। तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में डील करना है कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग मान लो कि किसी सोर्स ऑफ एनर्जी को सिलेक्ट करते हैं, किसी सोर्स को सिलेक्ट करते हैं, तो हम लोग पहला पॉइंट ये देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो हमारे दिमाग में आएगा वो हमेशा क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट जो हमारे दिमाग में आएगा वो आएगा कि कितना हीट जो है, हाउ मच हीट, ठीक है, कितना हीट जो होगा वो रिलीज करेगा, डज इट रिलीज, ठीक है, कितना हीट रिलीज करेगा, हीट मतलब कौन, फ्यूल मतलब सोर्स, ठीक है, ऑन बर्निंग, कितना हीट को रिलीज करता है बर्न करने में। तो ये चीज हमारे दिमाग में फर्स्ट आएगा when we decide to choose source। सेकेंड चीज जो हमारे दिमाग में आएगा वो ये है कि does it produce lot of smoke, क्या ये बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करेगा। तो एक जो दिमाग में और आएगा हम लोग का सेकेंड थिंग, उसमें लोग ये बोलेंगे does it produce lot of smoke, does it produce a lot of smoke, ठीक है, क्या ये बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करेगा। एंड थर्ड फैक्टर जो हमारे दिमाग में आएगा, इज इट इजीली अवेलेबल, क्या ये इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो तुम सोचो अगर तुम्हें कोई फ्यूल सिलेक्ट करना है ना, कोई फ्यूल को सिलेक्ट करना है किसी भी पर्पस के लिए, तो तुम्हारे दिमाग में ये सब क्वेश्चन जरूर आएगा कि कितना ये हीट को रिलीज करेगा बर्न करने के टाइम पे, उतना हीट रिलीज करेगा कि इतना हम लोग का रिक्वायरमेंट है, क्या ये लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करेगा, क्या ये इजीली मिलेगा, अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जब भी कोई गुड सोर्स को ऑफ एनर्जी को लेते हैं, हम लोग जब भी किसी गुड सोर्स को कंसीडर करते हैं, व्हेन वी सिलेक्ट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, जब लोग बात करते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का, तो हम लोग 3-4 पॉइंट अपने दिमाग में लाते हैं, ठीक है। एक तो हो जाएगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना चाहिए, इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एक अच्छा खासा हीट प्रोड्यूस करेगा, मतलब ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करेगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क करेगा पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट करेगा, वर्क करेगा, क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क करेगा पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सब बात जो है ये हम लोग के दिमाग में जरूर से आएगा, ठीक। दूसरा जो पॉइंट है गुड सोर्स के लिए, पॉइंट ये भी आएगा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है गुड सोर्स के लिए, सपोज इट इज अ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो हमारे दिमाग में आएगा, या हम लोग जिसको चीज को सोचेंगे वो है बी इजीली अवेलेबल, मतलब
पहले लिखे हम लोग, अब वही चीज है। एसेसिएबल बोल सकते हैं, अवेलेबल बोल सकते हैं, है ना, एसेसिएबल। ठीक है, तो ये एक मेजर पॉइंट हम लोग याद रखना कि एसेसिएबल होना जरूरी है। थर्ड वन, तीसरा तीसरा क्या है, बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक, इसलिए हम लोग स्टोर कर सकते हैं और इजिली एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। और जो चौथा पॉइंट है वो होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोनॉमिकल, मतलब हमारा पॉकेट फ्रेंडली हो। ठीक है, बजट में हम लोग आ जाए, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा पड़े। तो जो एलपीजी होता है वो हम लोग के बजट में आ जाता है। ठीक है, तो एक इकोनॉमिकल फ्यूल का एग्जांपल है। तब भी बहुत लोग नहीं ले पाते गांव में अभी भी, तो काउडंग यूज करते हैं, तो उनके लिए काउडंग के इकोनॉमिकल फ्यूल है। बहुत लोग कोल यूज करते हैं, कोल भी काउडंग से महंगा पड़ता है थोड़ा। ठीक है, तो डिपेंड करता है, तो इट शुड बी इकोनॉमिकल। सो इकोनॉमिकल, इजी टू access, accessible, store, easy to store and transport, and first thing is large amount of it or the large amount of work per unit volume should be produced. ठीक है, there are some important points when we select any good fuel. तो बहुत ही बेसिक बात हो गया ये गुड फ्यूल के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक बात हो गया गुड फ्यूल के बारे में। जब भी हम लोग फ्यूल को सिलेक्ट करेंगे तो ये सभी को पता ही होगा जितना बात बोले हैं। तो एक बार रीडिंग पढ़ लेना। तो ये हैंग कर गया, फिर नोट पैड कुछ प्रॉब्लम होता है इसमें, वर्ड नोट में। ठीक है, तो ये सब को एक बार रीडिंग पढ़ना, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। जो चीज समझने का वो सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत थ्योरी नहीं इसका पढ़ेंगे, है ना। एक बार रीडिंग पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा सब कुछ। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है सब हम लोग समझेंगे। अच्छा, अब पहला बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्यूल जो होता है उसको हम लोग जनरली कन्वेंशनल सोर्स ऑफ फ्यूल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ फ्यूल में डिस्कस करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते थोड़ा सा कन्वेंशनल। हम लिखाएंगे नहीं बहुत कुछ, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देंगे। तुम किसी भी किताब से पढ़ना एक बार, 1-2 घंटा टाइम निकाल के, चैप्टर तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। उसमें पहला जो एग्जाम्पल है, मतलब पहला जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। नाम सुने ही हो, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना, देख लो तो एक बार क्षितिज। यस सर, ऑन है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स। तो अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का ऐसे एक पाई चार्ट बनाए, है ना, हम लोग मान लो ऐसा एक पाई चार्ट बनाए। पाई चार्ट तुम लोग जानते हो बनाने, क्लास 10th में पढ़ते हो पाई चार्ट, है ना। तो पाई चार्ट में तुम समझ लो फॉसिल फ्यूल्स में बहुत कुछ आएगा। तो कुछ पार्ट जो है वो आएगा, कुछ पार्ट आएगा किसका, कोल का। मेजर पार्ट जो है ना वो आएगा कोल का, कोल, कोयला। तो मान लो पाई चार्ट में इतना पोर्शन, इतना सा पोर्शन जो है, ये हम लोग देखेंगे कि इसमें इतना पोर्शन में पूरा कोल आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे जो सेट कर रहे हैं पोर्शन को, उतने पोर्शन में पूरा कोल आ जाएगा। सपोज इतने पोर्शन में जो है कोल रहेगा, है ना, इतने पोर्शन में कोल रहेगा। कुछ पाई चार्ट में एक पोर्शन लोग बना रहे हैं छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट एनर्जी होता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का बहुत छोटा सा पार्ट हम लोग यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। इसको हम लोग गोल्डन कलर से यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है,
तो ये वाला पार्ट आएगा तुम्हारा विंड एनर्जी का। सो लेट दिस इज कोल, ये हो गया कोल। ये जो है ये हो जाए, ये हो जाएगा हम लोग का विंड। ठीक है, हाइड्रो का भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, न्यूक्लियर भी उतना यूज नहीं करते, छोटा सा पार्ट न्यूक्लियर का बनाते हैं। तो इतना पार्ट मान लो पाई चार्ट में, इतना पार्ट जो है, सॉरी थोड़ा गड़बड़ बन गया, रुको इसको फिर से बनाते हैं, थोड़ा गड़बड़ मिट गया था। सिलेक्ट नहीं हो पाने से मिट जाता है तुरंत, मतलब जब भी इरेजर यूज करते हैं पूरा मिट जाता है एक बार में। तो एक रफ डायग्राम सोचो ऐसे, है ना, तो इसमें हम लोग ऐसे ही रफली बनाते हैं, ऐसे सिलेक्ट करके बना रहे तो मिट जा रहा है बार बार। हाँ, तो इतना पोर्शन मानो कि कोल का है, ठीक है, इतना पोर्शन मान लो कि कोल का है, अधिकतम इसमें कोल का ही पोर्शन रहेगा। तो दिस मच ऑफ पोर्शन जो है वो कोल का है। इसमें बहुत कम पार्ट हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर में, इतना पोर्शन यूज कर दिया, हम न्यूक्लियर बोल रहे, सॉरी विंड में, इतना पोर्शन यूज कर दिया विंड में। फिर हम लोग कुछ पोर्शन जैसे इतना पोर्शन हम लोग यूज कर दिए सपोज न्यूक्लियर में, है ना, ये वाला पोर्शन तो न्यूक्लियर में यूज किए, ठीक है। हाइड्रो में भी हम लोग बहुत ज्यादा पोर्शन यूज करते हैं, तो मान लो इतना पोर्शन लोग यूज किया हाइड्रो में, मतलब इतना यूज हम लोग लाते हैं पूरे फॉसिल फ्यूल्स का हाइड्रो में, और रेस्ट जो पार्ट बचा वो पेट्रोलियम में, ठीक है। तो कुछ कलर हम यहाँ पे बता देते हैं इससे थोड़ा थोड़ा करके। ये रेड वाला हम लोग थोड़ा कोल से दिखाते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कोल, इसमें पता नहीं चल रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा ग्रीन टाइप का कर देते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन यहाँ पे कोल लिख देते हैं, तो ये पोर्शन हो गया कोल, ठीक है। ये पोर्शन हो गया हाइड्रो, दिस पोर्शन इज हाइड्रो, दिस पोर्शन इज पेट्रोलियम, ये वाला पोर्शन है पेट्रोलियम, ये वाला पोर्शन है पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हो गया नेचुरल गैस, सीएनजी एलपीजी सारा, ये हाइड्रो हो गया। छोटा सा एक पार्ट हम लोग कंसीडर करते हैं विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर। तो कुछ पोर्शन में हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर, तो ये मान लो छोटा जो पोर्शन है ये न्यूक्लियर का है, ये है न्यूक्लियर, ठीक है। और बहुत ही छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं विंड, तो ये वाला पार्ट है विंड। तो ये सभी फॉसिल फ्यूल्स का एक पार्ट होता है, ठीक है। ये एक पाई चार्ट है शोइंग द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी का एक पार्ट है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी का एक पाई चार्ट है, ठीक है। मेन तुम्हारा आ गया कोल एनर्जी, कोल मतलब पेट्रोल, कोल मतलब जानते ही हो। फिर हो गया पेट्रोलियम एनर्जी, पेट्रोलियम मतलब क्या हो गया, पेट्रोलियम एलपीजी। तीसरा हो गया हाइड्रो एनर्जी, उसके अंतर्गत हम लोग बहुत कुछ यूज करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, विंड एनर्जी, ठीक है। तो इतना सारा मेजर पार्ट होता है,
ठीक है, अगर हम लोग बात किए फॉसिल फ्यूल्स की अगर बात करेंगे तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, एंशियंट टाइम्स में वुड जो था वो सबसे कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी था। ठीक है, एंशियंट टाइम्स में क्या था, लकड़ी ही सबसे कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी था। एनर्जी जो होता है फ्लोइंग वाटर से, विंड, इसको भी हम लोग लिमिटेड एक्टिविटीज में ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक्सप्लोइटेशन हुआ कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ला दिया। कोल ही जो है, कोल ही एक ऐसा कोई एनर्जी का सोर्स है जो कि एक तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया वर्ल्ड में, है ना। कोल की वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिला हम लोग को। ठीक है, वुड वुड जो है उसका डिमांड कम हुआ, तो क्या हुआ, कोल की वजह से ग्लोबल डिमांड एनर्जी का जो मतलब कोल का वो ट्रिमेंडस रेट से बढ़ता गया। ठीक है, तो इसी डिमांड, ग्लोबल डिमांड जो था एनर्जी ग्रो का, उसमें कोल का बहुत ज्यादा मतलब समझ लो कि कोल बहुत यूजफुल एक फैक्टर है, उस पर कोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रेट से ग्रो करता गया कौन, इंडस्ट्री, ड्यू टू कोल एनर्जी। तो क्या हो गया कि हम लोग बहुत लार्जली जो है फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते गए। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है कोल और पेट्रोलियम। ठीक है, हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप होने के पीछे भी इस सोर्स का बहुत ज्यादा हाथ है, कोल और पेट्रोलियम का। लेकिन ये सब फ्यूल्स फॉर्म होता है मिलियन ईयर्स अगो, है ना। ये सब फ्यूल्स कब फॉर्म हुआ मिलियंस ईयर्स अगो। कोयला बहुत पहले से बना, है ना। फॉसिल फ्यूल्स से बोलते हैं इसको हम लोग, तो इसलिए इसका लिमिटेड रिजर्व भी है। मतलब फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, तो हम लोग कंजर्व करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल का बात करें, तो फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल क्या क्या होगा, टाइप क्या क्या होगा, एग्जांपल क्या होगा। फॉसिल फ्यूल्स का जो एग्जांपल होता है ना, वो एक मेजर पार्ट हो गया कोयला, है ना। और एक हो गया पार्ट मान लो पेट्रोलियम। तो यही जो है फॉसिल फ्यूल्स का मेन पार्ट है। ठीक है, दीज आर द मेजर पार्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये क्या किया, ये इंडस्ट्री को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद किया। बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, फॉसिल फ्यूल्स ही यूज होता है। गाड़ी कैसे चलता है, पेट्रोल से चलता है। ठीक है, तो हम लोग को लाइफ को बहुत ही डेवलप करने में, इंडस्ट्री को ग्रो करने में फॉसिल फ्यूल्स का हम लोग बहुत ज्यादा यूज किए। बट एक बात हम लोग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि एक लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, मतलब इसको बनने में काफी टाइम लगता है। तो एक बार अगर ये खत्म हो गया, इसको बनने में मिलियन ईयर लग सकता है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं। एक बार खत्म हो जाने के बाद ये बनेगा नहीं और बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल। इसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये क्या एग्जांपल है, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में हो गया कोल, पेट्रोलियम, एंड दिस काइंड ऑफ एनर्जीज आर बेसिकली नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज। तो बहुत जरूरी है कि इस सब एनर्जी को कंजर्व किया जाए। तो बहुत जरूरी हम लोग को है क्या, वी नीड टू कंजर्व। ठीक है, कंजर्व दिस टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब इस एनर्जी को हम लोग क्या चाहिए, कंजर्व करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढते हैं, इसके बदले कोई सोर्स मिल जाए। तो सोलर की तरफ जाते हैं हम लोग विंड से एनर्जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज मतलब करना चाहते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट भी क्या करते हैं, बाकी बहुत सारे देशों में, इंडिया में तो उतना भी यूज नहीं होता है, वो लोग ये बोलते हैं कि सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज में लाइए। क्योंकि सोलर एनर्जी क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है, मतलब इतना एक इजीली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन कभी खत्म नहीं होने वाला है जब तक लाइफ है, तो हम लोग सोलर एनर्जी को हमेशा यूज कर सकते हैं। कुछ भी लिमिटेशन उसमें भी है, बट इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि हम लोग कोल, पेट्रोलियम यूज नहीं करके सोलर एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी खर्च होता है, बट सोलर एनर्जी हम लोग यूज करें। जिससे क्या होगा, हम लोग कोल और पेट्रोलियम का बहुत कम यूज करेंगे, और कम यूज करेंगे, अमाउंट यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इससे बहुत फायदा क्या होगा। एक तो कोल बर्न करने से क्या होता है,
ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करता है, कोल बर्न करने से एसिड रेन वगैरह हो सकता है ना। तो हम लोग अगर कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बर्न करते हैं, अगर हम लोग कोल या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बर्न करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो सभी लोग तुम जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या, कि बहुत कुछ ऐसा हार्मफुल गैसेस जो है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड्स हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो गया, तो कुछ क्या होगा, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन सल्फर, ठीक है, सल्फर हो गया, ये सब रिलीज करेगा, ठीक है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से। तो ये क्या करता है, एक एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, एक एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो यही एसिड ऑक्साइड क्या करेगा ना, एसिड रेन वगैरह बना देगा इन्वायरमेंट में, इट प्रोड्यूस एसिड रेन, ठीक है। तो एक तरह से पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो हम लोग को बहुत जरूरी है कि हम लोग जल्द से जल्द कोई अल्टरनेट सोर्स को ढूंढे। हम लोग इंडिया में क्या होता है कि इसको यूज करते जा रहे हैं, कोई कुछ समझता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कोल पेट्रोलियम इतना गाड़ी नया नया खरीदते रहते हैं हम लोग, बट इसका कितना हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, इस चीज को यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। नया नया गाड़ी बन रहा है, अभी जैसे BS6 इंजन आ गया, BS6 कंप्लाइंट इंजन सुने हो, बहुत सारे गाड़ी में जो भी नया कार या बाइक बन रहा है उन सब में BS6 मॉडल आ रहा है ना। तो BS6 कंप्लाइंट क्यों किया गया इंजन पे, कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दिया गया ताकि ऑक्सीजन लेवल को, ऑक्साइड्स के लेवल को कम किया जाए, जिससे पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो। लेकिन तब भी पोल्यूशन होता है, 0% पोल्यूशन कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो BS6 मॉडल लाने के बाद भी गाड़ी सब महंगा हो गया, 10,000 15,000 करके गाड़ी का दाम बढ़ गया है, क्योंकि BS6 कंप्लाइंट लाया गया। इस पे जनरली रहता है कैटालिटिक कन्वर्टर, जो क्या करता है, जो गाड़ी से निकलने वाला जो धुआं स्मोक होता है उसको रिफाइंड करता है, ठीक है, और उसको फिर इन्वायरमेंट में भेज रहा है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो रोक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल में कर दे रहा है। ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन को कम करने के लिए ऐसा किया गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 में उस चीज को प्रपोज किया कि BS6 गाड़ी को ही लाना है। तो जो भी हो, तो हम लोग नया नया गाड़ी का मॉडल निकलते जा रहे हैं, हम लोग यूज भी करते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को लॉस क्या चीज का हो रहा है, इन्वायरमेंट का लॉस हो रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग आने वाले जनरेशन के लिए रिन्यूएबल सोर्स को, नॉन रिन्यूएबल सोर्स को पूरी तरह से खत्म करने पे लगे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए अल्टरनेट सोर्स क्या है, अभी तुम सुनो कि बैटरी वाला गाड़ी भी आ गया, लेकिन बहुत लोग खरीदते नहीं। अगर लोगों को बोला जाए कि आप बाइक खरीदिए और एक बैटरी वाला गाड़ी खरीदिए, तो डेफिनेटली लोग ज्यादातर बाइक ही खरीद रहे हैं, नहीं मतलब पेट्रोल वाला इंजन, बैटरी वाला गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन बैटरी वाला गाड़ी अगर खरीदेंगे तो क्या होगा, इससे हम लोग का इतना कुछ होने से बच सकता है, क्योंकि उसमें हम लोग एक सिंपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल भी नहीं यूज कर रहे, इवन हम लोग उसमें एक सेल लगा हुआ है, केमिकल प्रोसेस हो रहा है, गाड़ी चल रहा है, चार्ज कर रहे हैं मोबाइल की तरह। तो कम से कम उसमें कोई भी तरह का स्मोक या कुछ हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बर्न नहीं कर रहे हैं, तो पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर अगर सोलर एनर्जी का हम लोग यूज करें, तो इन सब चीजों की वजह से ये सब जो है ऑक्साइड्स का बनना या फिर एनर्जी का खर्च होना, ये बच सकता है। तो इस तरीके की चीजों को हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। इसका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा पढ़ना किताब में, कैसे बना ये, ठीक है। पॉल्यूशन कॉज करता है, सब पता ही है सबको। कुछ हार्मफुल गैसेस दे रहा है, कुछ स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है सराउंडिंग्स पे, जो कि हम लोग के हेल्थ पे भी इफेक्ट कर सकता है, इवन इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारे हेल्थ पे भी यूज कर सकता है फॉसिल फ्यूल्स का बर्न होना, ठीक है। तो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत, लंग्स में, हेल्थ में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में। व्हाट इज थर्मल पावर प्लांट? थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, देखो क्या होता है जनरली, थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोसेस क्या होता है। थर्मल पावर प्लांट का मतलब
लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है हर दिन। थर्मल पावर प्लांट में भी फॉसिल फ्यूल को ही बर्न किया जा रहा है, ठीक है, कोयला को बर्न करते हैं थर्मल पावर प्लांट। इस पे भी क्या हो रहा है, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को एक साथ, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, लेकिन कैसा अमाउंट, लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल को हम लोग बर्न करते रहते हैं, बर्न कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बर्न, ठीक, लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग बर्न कर रहे हैं हर दिन पावर स्टेशन पे, ठीक है, वाटर को हीट अप करने के लिए, जिससे स्टीम बनता है, इससे हम लोग वाटर को हीट अप करते हैं, पानी को उबालते हैं। फॉसिल फ्यूल को बर्न करा के हम लोग क्या करते हैं, वाटर को हीट अप करते हैं, ठीक है, जिससे क्या बनता है, जिससे स्टीम बनता है, भाप, ठीक है, स्टीम बनता है, इससे स्टीम बना, जो क्या करता है, फर्दर टरबाइन को रन कराता है। स्टीम क्या करेगा, स्टीम करेगा फर्दर टरबाइन को, टरबाइन मतलब जो एक ब्लेड होता है पंखे की तरह, है ना, चक्का, उस टरबाइन को क्या कराता है, ये रोटेट कराता है, रन कराता, टरबाइन को चलाता है। इससे क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है हम लोग को। तो सोचो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी कितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल को बर्न करा रहे हैं, है ना। अगर कोई थर्मल पावर प्लांट का बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी खर्च करना भी इनडायरेक्टली एनर्जी खर्च करना ही है। हम लोग क्या बोलते हैं, बिजली के स्विच को ऑफ कर दीजिए अगर जरूरत नहीं है तो। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं से फिर से हार्म कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, लाइट जलाने से भी कहीं ना कहीं से हार्म कर रहे हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को, कहीं ना कहीं से ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज हो रहा है, जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हम लोग को। इस तरह हाइड्रो पावर प्लांट होता है, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट इज मच बेटर देन थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। उसमें हम लोग जनरली हाइड्रो मतलब वाटर का यूज करके टरबाइन को घुमाते हैं, तो वो थोड़ा सा सही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट बहुत ज्यादा कोल मतलब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कराना पड़ रहा है। तो इसका छोटा सा मॉडल यहाँ पर हम लोग डिस्कस ड्रॉ करते हैं, छोटा सा मॉडल। जैसे मान लो छोटा सा हम लोग घर में किस तरह इसको बना समझ सकते हैं पोर्टेबल वे में। तो मान लो एक प्रेशर कुकर है, ऐसा है ना, प्रेशर कुकर हो गया। तो सपोज मान लो प्रेशर कुकर है जिसमें लोग खाना पकाते हैं घर में, ठीक है। तो ऐसा एक प्रेशर कुकर यहाँ पे इस तरह पूरा पैक रहता है, ठीक है। और यहाँ से तुम देखे हो कि हैंडल रहता है इस तरह, और यहाँ पे क्या रहता है, स्टीम निकलने के लिए छोटा सा सीटी टाइप का लगा रहता है, यहाँ से स्टीम निकलता है, यहाँ से ऐसे जो है यहाँ से स्टीम निकलता है, स्टीम पाइप होता है एक, ऐसे यहाँ से स्टीम निकलता है, ठीक है। ये हो गया सपोज स्टीम पाइप। एक छोटा सा मॉडल इस चीज को समझने के लिए, इसको हम लोग हीट देते हैं, गैस में चला देते हैं प्रेशर कुकर को, ठीक है। और ये कुकर हो गया। तो इससे क्या होता है, जो स्टीम यहाँ मिल रहा है, मान लो छोटा सा हम लोग एक टरबाइन ले रहे हैं, बहुत छोटा सा, है ना, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे खिलौना वगैरह में लगता है उस तरह का छोटा सा टरबाइन, एकदम छोटा सा पंखा, ऐसा टरबाइन टाइप का। और इस टरबाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोलो, कुछ बोल रहे हो, इस टरबाइन को हम लोग क्या करेंगे ना सर, क्या क्या इसके लिए डायनामो लगाएंगे ना सर। हाँ, उसमें डायनामो लगाएंगे। इसको कैसे बनाओगे, टेनिस बॉल को ना तुम उसमें कुछ टेनिस बॉल के ऊपर कुछ मेटल का सीट फिट कर दो तो डायनामो बन जाए, ये बन जाएगा, टरबाइन बन जाएगा। छोटा एक बॉल लो और बॉल पे चिपका दो सेलो टेप से या गोंद से, उस पर कुछ मेटल का शीट चिपका दो, तो एक छोटा सा टरबाइन जैसा काम करेगा ये, है ना।
तो ये बड़े लार्ज स्केल में होता है। सोचो कितना एनर्जी खर्च होता होगा। इस टरबाइन को तुम घुमा दो, मतलब इसको एज ए टरबाइन तुम ट्रीट करो, तो जैसे ही घूमेगा, अब इसके बाद एक यहाँ पे डायनामो लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, डायनामो लगा दो, ठीक है। तो सोचो यही लार्ज स्केल पे होता है। हम लोग इसको एक छोटा सा पोर्टेबल वे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ से अब तुम एक बल्ब लगा दोगे तो डेफिनेटली ये बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि तुमको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जा रहा है। तो यहाँ पे तुमने क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, है ना। सो दिस इज अ प्रोसेस जिसे लोग थर्मल पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं। तो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इनडायरेक्टली हम लोग बोलते हैं कि काफी एनर्जी का खर्च करते हैं इवन व्हेन वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अल्टरनेट सोर्स क्या है, सोलर एनर्जी। डेफिनेटली सोलर एनर्जी इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इट इज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो क्या करेगा, पॉल्यूशन कम करेगा, एनर्जी को खर्च करने में बचाएगा, और हमारे फॉसिल फ्यूल्स को भी यूज मतलब बर्बाद होने से बचाएगा। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। तो एक बार किताब से रीडिंग पढ़ना, हम बस सब कुछ समझा दे रहे हैं लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में, ताकि तुमको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो हाइड्रो पावर प्लांट जानते ही हो, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है। इस पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है फ्लोइंग वाटर का, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी होता है वाटर किसी हाइट पे, उसको हम लोग यूज करते हैं। जनरली हाइड्रो पावर प्लांट होता है जो कि पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करता है फॉलिंग वाटर पे। फॉलिंग वाटर मतलब काइनेटिक एनर्जी पे, और काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी पे। क्या होता है, वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को, मतलब कोई डैम पे पानी स्टोर है, तो स्टोर पानी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन या पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, इस चीज को कन्वर्ट किस पे कर रहा है, इस चीज को कन्वर्ट कर रहा है फ्लोइंग वाटर पे। फ्लोइंग वाटर का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी। और फर्दर इस काइनेटिक एनर्जी से हम लोग को मिलता है इलेक्ट्रिसिटी। फिर से टरबाइन वगैरह घुमाते हैं तो हम लोग को मिल जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से। तो ये एक नॉर्मल सा सेटअप होता है, ठीक है, इसका तुम्हारा हाइड्रो पावर प्लांट का। तो कुछ डैम सेटअप रहता है, डैम होता है इस तरह का। डैम्स में क्या होता है कि उसको हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरह पानी स्टोर रहेगा, सेटअप क्या रहता है, सम हाइट पे, ठीक है, ऐसे कुछ हाइट पे ऐसे क्या रहता है, ऐसे वाटर रहता है। इस वाटर को हम लोग हाइट से फ्लो कराते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, और ये फ्लोइंग वाटर हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो इसी फ्लोइंग वाटर से वी यूज टू रन अ टरबाइन। हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं, यहाँ पे टरबाइन को ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग टरबाइन को रोटेट कराते हैं ऐसे। तो दिस इज टरबाइन सपोज। अब यहाँ पे लगा रहता है जनरेटर और पावर हाउस। यहाँ पे रहता है जनरेटर, ठीक है, और यहाँ पे रहता है पावर हाउस। फिर यहाँ से आता है पावर लाइंस पे, ठीक है। तो डैम में ये सब होता है। डैम के मतलब एक डैम होना चाहिए जहाँ पानी का अच्छा सोर्स हो, और बाकी जो पानी बचता है वो टरबाइन पे जाने के बाद वापस कहाँ जाता है, रिवर पे, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट इज द गुड मतलब सोर्स, या गुड हम लोग बोल सकते हैं सिलेक्शन बेस्ड अपॉन एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट। तो जाता है रिवर पे। इस पे हम लोग कम से कम फॉसिल फ्यूल्स को यूज नहीं कर रहे हैं। टरबाइन को हम लोग किसके मदद से, जो वाटर एनर्जी है, फ्लोइंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसके मदद से घुमा रहे हैं, ठीक है, ठीक।
हम लोग अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं। तो सम ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ जो होता है वो होता है, उसमें पहला जो एग्जांपल है वो है बायोमास, है ना, बायोमास। काऊ डंग का यूज करते हैं, ठीक है। ये भी कुछ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है। क्या हो गया, बायोमास। तो बायोमास जो होता है उसमें हम लोग काऊ डंग, ठीक है, उसके बाद कुछ वेरियस प्लांट्स होता है, उसका रेसिड्यू, वेजिटेबल वेस्ट, सीवेज ऑफ डिकम्पोज्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सब मिला के बायोगैस देगा, ठीक है। ये सब मिला के जो चेम्बर में हम लोग इसको रखते हैं, चेम्बर में रखने के बाद हम लोग कुछ यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस वगैरह होता है, छोड़ देते हैं उसको चेम्बर में डाल के। उसके बाद जो गैस मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं बायोगैस। उसका भी यूज हम लोग करते हैं बहुत सारे पर्पस में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पस पे। तो इस पे जनरली काऊ डंग, गोबर जो होता है उसको गोबर गैस भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बाद प्लस कुछ रेसिड्यू क्रॉप्स का, रेसिड्यू आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, ठीक है, प्लस कुछ वेजिटेबल वेस्ट, कुछ सीवेज, इसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं। इन सभी चीजों को, इन सबको क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इन सब चीजों को जो है डिकम्पोज किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा करने से हम लोग को क्या मिलता है, ऐसा करने से हम लोग को मिलता है बायोगैस, ठीक है। तो मेन जो पर मटेरियल उसमें ज्यादातर 80% मटेरियल काऊ डंग ही रहता है, बाकी कुछ वेस्टेज हम लोग यूज करते हैं, इसलिए इसका हिंदी में नाम गोबर गैस है, ठीक है। तो जैसे मान लो इसको हम लोग एक प्लांट इसका बनाए, एक बायोगैस प्लांट, तो कुछ ऐसा टाइप का दिखता है बायोगैस प्लांट। मतलब एक हम लोग डाइजेस्टर लेते हैं, है ना, उस पे से इस तरह विद द हेल्प ऑफ कुछ मतलब ब्रिक्स, ईटा उटा की मदद से ऐसे चेम्बर टाइप का बनाते हैं, ठीक है। गांव में अभी भी बायोगैस बनता है, बहुत पर्पस में यूज भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ किसी किसी गांव में यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने में यूज होता है, या फिर किसी भी तरीके में, जैसे किसी सोर्स के लिए, ठीक है। इस तरह एक चेम्बर जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर तो आउटलेट, इसको डाइजेस्टर बोलते हैं हम लोग इस चेम्बर को, ठीक है ना। इसके अंदर पूरा इस तरह ये रहता है, ऐसे यहाँ पे पूरा जो मटेरियल वगैरह हम देते हैं, वेस्ट मटेरियल्स, पाउडर सब मिक्स करके यहाँ पे हम लोग देते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा टैंक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गैस टैंक। यहाँ पे कैसा टैंक होता है, विच इज कॉल्ड गैस टैंक। यहाँ पे गैस टैंक होता है, ठीक। यहाँ पे हम लोग कुछ स्लरी देते हैं, स्लरी मतलब वही वेस्टेज वाला मटेरियल यहाँ से डालते हैं स्लरी को,
यहाँ से हम लोग स्लरी वगैरह को ऐसे और यहाँ पे रहता है गैस आउटलेट, यहाँ से हम लोग गैस मिलता है, ठीक है। यहाँ पे रहता है गैस आउटलेट, ये पाइप ऐसे यहाँ पे रहता है, यहाँ पे गैस का आउटलेट बना रहता है। तो इस तरह हम लोग जब इसको डिकम्पोज कर रहे हैं विदाउट ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देते हैं और उसी में रिएक्शन कराते हैं विदाउट ऑक्सीजन, तो जो गैस मिल रहा है उसको हम बोलते हैं बायोगैस। 75% मीथेन होता है बायोगैस में। और केमिकल रिएक्शन में जाएंगे, मतलब केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, तो इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 75% ऑफ मीथेन CH4, ठीक है, बायोगैस। तो समझ लो जहरीला गैस है, मतलब जहरीला इन सेंस में नहीं, पॉइजनस तो है ही, मीथेन है तो डेफिनेटली इट इज पॉइजनस, बट इससे हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब किसी पर्पस में हम लोग यूज कर सकते हैं इस गैस को, है ना। मीथेन जब है तो मीथेन इज अ पॉइजनस काइंड ऑफ गैस। लेकिन एक चीज है, इस पे हम लोग को किसी भी तरह का स्मोक नहीं मिलेगा, कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा, ठीक है। बर्न करने से, जैसे बर्न करने से बचता है उस तरह। हीटिंग कैपेसिटी भी काफी हाई होता है। इसको जनरली यूज करते लाइटनिंग में, है ना, लाइटनिंग में यूज करते हैं हम लोग। गाँव में पहले यूज किया था जहाँ पे बिजली नहीं था, तो बल्ब वगैरह जलाने के लिए बायोगैस का यूज करते हैं। और जो सीवेज मटेरियल होता है वो सेफ होता है, ठीक है। तो एक तरह समझ लो कि इट इज अ काइंड ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एक अच्छा एनर्जी का सोर्स है बायोगैस, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन काफी कम हो रहा है, हम लोग को कोई रेसिड्यू, कोई स्मोक नहीं मिल रहा है। कुछ भी अगर बचेगा इसके थ्रू तो उसको हम लोग एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए दिस काइंड ऑफ जो बायोगैस है, बायोगैस गुड काइंड ऑफ सोर्स। एंड ज्यादातर लाइटनिंग में इसका यूज होता है। गांव में लाइटनिंग में यूज होता था, जहाँ बिजली वगैरह नहीं था उस जगह में यूज होता था। अब तो बहुत जगह आ गया, हर हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी है ऑलमोस्ट, अभी भी कहीं कहीं नहीं है। तो बायोगैस गैस प्लांट तुमको शहर में नहीं दिखेगा, गांव में ही ज्यादातर दिखेगा। इसके बाद है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी जो होता है वो तुम लोग को पता है, सुने हो नाम विंड मिल का, ये नाम जरूर सुने होगे, विंड मिल, विंड एनर्जी। तो आज एक बार जितना पढ़ा उसको रीडिंग पढ़ना अच्छे से, और एक और क्लास लेगा उसमें रिएक्शन समझा देंगे, न्यूक्लियस वाला बस, बाकी थ्योरेटिकली है। तो विंड एनर्जी क्या होता है, देखो हम लोग क्या करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी होता है विंड का, उसको यूज करें वर्क डन करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि विंड मिल का जो टर्बाइंस होता है उसमें जितना ज्यादा हवा बहेगा, जितना एयर विंड फ्लो करेगा, उतने अच्छे से टरबाइन क्या होगा, मूव करेगा। तो टरबाइन मूव करेगा तो क्या होगा, मैकेनिकल वर्क होगा, रोटेशन मोशन होगा, तो विंड मिल क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा, है ना। तो इसी एनर्जी को हम लोग जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो विंड मिल जो होता है वो एसेंशियली एक लार्ज इलेक्ट्रिक फैन टाइप का होता है, जो कि इरेक्टेड होता है किसी हाइट पे एक रिजिड सपोर्ट के साथ, ऐसा कुछ दिखता है विंड मिल। मतलब बहुत बड़ा सा ऊंचा सा टावर होता है ऐसे, ठीक है, बहुत ऊंचा सा टावर होता है। ऐसा बहुत हाइट पे टावर होता है इस तरीके का, और टावर से ही कुछ ऐसे फैन लगा रहता है, यहाँ पे ऐसे छोटा सा, ऐसे समझ लो कि इस तरह फैन टाइप का होता है इसके ऊपर लगा हुआ, ठीक है। और यहाँ से क्या रहता है, ऐसे ब्लेड टाइप का लगा रहता है, ऐसे ब्लेड लगा रहता है। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड विंड मिल, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं विंड मिल। तो फिर इस तरह घूमते रहता है ये, ऐसे घूमता है, ठीक है, रोटेट करता है।
बहुत ऊंचे हाइट पे। तो इंडिया पे नहीं, फॉरेन्स में बहुत ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत ज्यादा विंड मिल लगा रहता है। इंडिया में भी साउथ की तरफ है, केरल वगैरह की साइड, केरल तरफ है कहीं कहीं पे, ठीक है। उसके लिए एक तो स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए, दूसरा ज्यादातर सी के पास हम लोग लगाते हैं, समुद्र के पास, ठीक है। सी के पास ज्यादातर विंड मिल लगता है। इस पे समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यूज कर रहे हैं इस टरबाइन को घुमाने में। तो काइनेटिक एनर्जी किसका? हवा का, ठीक है, मूविंग एयर का। जैसे पानी का उस समय किए थे, वाटर का, इस समय विंड के काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यूज किए किसको मूव कराने के लिए? टरबाइन को मूव कराने के लिए। मूव का जहां भी बात करेंगे इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी, रोटेट का मतलब मैकेनिकल, ठीक है, एनर्जी। और ये मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है? इसका यूज हम लोग टरबाइन पे घुमाएं तो इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है, इसके थ्रू भी, इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है, ठीक है। तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, रोटेटिंग मोशन ऑफ विंड मिल यूज्ड टू टर्न द टरबाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसी से आउटपुट से क्या मिलेगा? हम लोग को कुछ कॉमर्शियल प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है। बहुत ज्यादा लार्ज एरिया चाहिए। इसका कुछ ड्रॉबैक यही है ना कि विंड मिल सेटअप करने के लिए बहुत लार्ज एरिया चाहिए। हम लोग छोटे से एरिया पे नहीं कर पाएंगे। लार्ज मतलब समझ लो कि 500 एकड़ 300 एकड़ का हम लोग एरिया चाहिए, ठीक है, तभी विंड मिल लग सकता है। तो बहुत ज्यादा लार्ज एरिया चाहिए और थोड़ा सा महंगा भी आता है विंड मिल का सेटअप करने में। एक विंड एनर्जी का फार्म हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेनमार्क जो होता है ना, डेनमार्क में एक कंट्री है जहाँ पे 25% इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो विंड मिल के थ्रू मिलता है। डेनमार्क में, नाम सुने ही हो, जगह का नाम होता है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क जो है वर्ल्ड का सबसे सबसे मतलब ऐसा एक देश है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि लीडर है विंड मिल में। डेनमार्क जो है वो मोर देन 25% से भी ज्यादा, ठीक है, इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है विद द हेल्प ऑफ विंड मिल, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, मिलता है विंड मिल के हेल्प से, मतलब विंड मिल सेटअप से। इतना ज्यादा वहाँ पे विंड मिल है क्योंकि वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। विंड का काइनेट बहुत ज्यादा फ्लो भी करता है और अच्छा सा स्पेस में भी लगा हुआ है, तो बड़ा सा एरिया में। टोटल आउटपुट से समझ लो जर्मन जो है वो लीडर है ना। इंडिया जो रैंक 5th पे है विंड मिल एनर्जी पे, प्रोडक्शन पे। तो 4500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होता है इंडिया पे, ठीक है। इंडिया पे जो है वो कन्याकुमारी पे, हाँ हमको नाम याद नहीं था, वो तमिलनाडु पे कन्याकुमारी पे। इंडिया पे कहाँ पे विंड मिल का सबसे बड़ा सेटअप? वो है कन्याकुमारी में, है ना, तमिलनाडु में। वहां पे एकदम जो सी है उसी के बगल में लगा हुआ है बड़ा सेटअप। कभी नेट पे तुम सर्च करके देख सकते हो, जो कि 380 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। इतना इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो इंडिया में विंड मिल नहीं, इंडिया में लोग उतना विंड मिल यूज नहीं करते। लीडर जो जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी का लीडर। तो वो सब देश काफी आगे है और वो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर एनर्जी के सोर्स को बचाता है। हम लोग अभी बहुत पीछे हैं इन सब चीजों में, ठीक है। हम लोग अभी भी बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते, गाड़ी दौड़ते रहता है। जर्मनी वगैरह में क्या होते हैं, लोग काफी स्मार्ट होते हैं, वो लोग साइकिल का यूज ज्यादा करते हैं। प्रोफेसर हो गए, कोई भी ऑफिस के स्टाफ या स्कूल के बच्चे ज्यादातर साइकिल से ही आना जाना करते हैं। तो उन सब देशों में क्या होता है, एनर्जी के सोर्स को बचाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन इंडिया के लोग नहीं समझ पाते इस चीज को, तो हम लोग भी बहुत पीछे हैं उस सब टेक्नोलॉजी में। इवन हम लोग सोलर एनर्जी को उतना यूज नहीं करते हैं, विंड मिल को उतना यूज नहीं करते। हम लोग अभी भी कन्वेंशनल वे पे ही काम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में यहीं तक हम लोग डिस्कस किए। एक और क्लास रहेगा क्योंकि आज हम यहाँ पे इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं बिकॉज नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सोलर एनर्जी क्या होता है। तुम लोग एग्जाम भी है अभी, तो घर में पढ़ो ज्यादा अच्छे से और थोड़ा सा पढ़ो। सब कुछ पढ़ाई हो गया है, क्वेश्चन बहुत बनाओ,
ठीक है। 10th क्लास का फिजिक्स में जितना कुछ है उसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से क्वेश्चन बनाओ, काफी इजी है और बहुत स्कोरिंग है, फुल मार्क्स आ जाएगा बोर्ड में या फिर कोई कंपटीशन में बैठे तो उसमें भी। एनसीईआरटी को भी अच्छे से रीडिंग करो, प्लस साइड बुक से पढ़ो और A to Z क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, जहाँ से मिलता है क्वेश्चन बनाते रहो, बहुत टाइम है। सितंबर अभी चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक, इतना मंथ है तुम्हारे पास। तो तुम अगर 2-3 वीक बस मेहनत करोगे, तुम्हारा 100% हो जाएगा सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट, जिससे अच्छे से करो। और नेक्स्ट क्लास में अल्टरनेट सोर्स की बात करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे सोलर एनर्जी के बारे में, हाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, न्यूक्लियर और जियोथर्मल, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो फिर आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे बात करते हैं। इसका PDF हम भेज देंगे। कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है? क्षितिज, आदित्य, पीयूष, शुभम, नहीं कुछ सर। पूछना? कुछ नहीं? नो अच्छा सर। ठीक है, ठीक है। और कुछ पढ़ना है तो बोलो, आज पढ़ा दे कि अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे? बोलो, पढ़ना है तो बोलो, आगे बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे तब भी बोलो, तो शायद तुम थोड़ा लोग और टाइम। बता दीजिए। अच्छा बता दे, ठीक है, ठीक है, और कुछ देर बता ही देते हैं। नहीं, हमको लगता है तुम लोग एग्जाम वगैरह है ना, तो ज्यादा टाइम हम लोग इसमें लगाएंगे तो फिर एग्जाम के लिए भी तो पढ़ना है। ठीक है, चलो थोड़ा सा बता देते हो आज, तो 8 o'clock तक पूरा बता देते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत कुछ और खत्म हो जाएगा। तो समय निकाल के काम करना है ना, अभी तो उतना प्रेशर वगैरह नहीं है पढ़ने का, अगर एग्जाम है तो फिर पढ़ना है एग्जाम के लिए, लेकिन अगर टाइम है तुम्हारे पास तो 1-2 घंटा निकाल के एक बार कोई भी किताब से रीडिंग पढ़ना अच्छे से, तो याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, आप बात करते हैं लोग सोलर एनर्जी के बारे में। तो ये सब जो एनर्जी का बात कर रहे हैं ना, ये सब हो गया अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि बढ़िया है हम लोग के लिए, बहुत अच्छा है। हम लोग को इन सब चीजों पे ही ध्यान देना चाहिए, इस पे अल्टरनेट सोर्स पे, ताकि हम लोग अपने कंट्री को और इन्वायरमेंट को सेफ रखें, प्लस हम लोग का जनरेशन जो आने वाला है उसके लिए हम लोग एनर्जी को बचा के भी रखे। ठीक है, तो अल्टरनेट सोर्स बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल, या तो अल्टरनेट बोल सकते हैं, या तो बोलेंगे हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहला जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी। देखो, सोलर जो होता है ना, सन, वो रेडिएट करता है बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रेजेंट। ठीक है, और नियरली 5 बिलियन ईयर्स से ये लगातार एनर्जी को रेडिएट करते जा रहा है। समझ लो कितना, जब जब जितना तक हम लोग मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा, बियॉन्ड आवर एक्सप्रेशन रेंज, सन जो है कंटिन्यूस एनर्जी को प्रोड्यूस करता जा रहा है। हम लोग उसका बहुत सा छोटा पार्ट एनर्जी जो है वो अर्थ पे पहुंचता है। ठीक है, बहुत ही छोटा पार्ट, समझ लो कि अगर हम लोग बोलेंगे तो 5% से भी कम, मतलब हाँ 5%, 5% तो बहुत ज्यादा बोल दिए, नियरली 0.5% लोग अर्थ पे पहुंचता है, समझ लो। ठीक है, तो बहुत ही कम एनर्जी, मतलब ओनली स्मॉल पार्ट। सोलर एनर्जी का एक स्मॉल स्मॉल पार्ट जो है, ठीक है, वो पहुंचता है कहाँ पे? अर्थ पे, अर्थ सरफेस पे रीच करता है। वो अर्थ सरफेस पे रीच करता है, स्मॉल पार्ट, आउटर लेयर पे। कुछ इसमें से अब्सॉर्ब होता है, इस पार्ट का भी जो अर्थ पे है उसका कुछ पार्ट, मतलब समझ लो कि नियरली हाफ पार्ट जो है ये एब्जॉर्ब होता है ना, अर्थ सरफेस को एब्जॉर्ब करता है। और बाकी जो हाफ पार्ट बचता है ना नियरली, वो क्या होता है? वो एटमोस्फेयर पे, एटमोस्फेयर पे रहता है, और इस क्या होता है, अर्थ पे
अर्थ सरफेस पे रीच करता है ना, एटमॉस्फेयर पे रहता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ अर्थ एटमॉस्फेयर पे रहता है और सरफेस तक रीच करता है, अर्थ सरफेस तक। ठीक है, इंडिया बहुत लकी एक देश है जो कि सोलर एनर्जी को ग्रेटर पार्ट पे रिसीव कर पाता है, क्योंकि पूरे साल भर में एस्टिमेटेड ईयर पे हम लोग अगर इस चीज को ध्यान देंगे तो इंडिया रिसीव करता है एनर्जी को इक्विवेलेंट टू या फिर मोर देन समझ लो 50 ट्रिलियन किलोवाट, 5000 सॉरी 50 बोल दे, 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर, इतना एनर्जी को रिसीव करता है इंडिया। तो हम लोग बहुत लकी है, क्योंकि हम लोग का इंडिया पे साल भर में क्लाउड बहुत कम रहता है, स्काई में जो क्लाउडनेस है वो बहुत कम रहता है, हम लोग हमेशा क्लियर स्काई पे ही रहते हैं। ठीक है, तो डेली अगर हम लोग बात करेंगे, डेली एवरेज, तो इंडिया बहुत ही लकी है सोलर एनर्जी के लिए। तो इंडिया के पास डेली का 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे समझ लो 4 से 7 किलोवाट आवर डेली एनर्जी मिलता है। तो कितना बड़ा सरफेस एरिया समझ लो तुम, अर्थ का बहुत बड़ा सरफेस एरिया है ना। तो एक दिन में बहुत ज्यादा एनर्जी हम लोग को मिल पाता है ड्यू टू द क्लियर या फिर क्लाउडलेस स्काई। So we are so lucky that we have received almost 5000 trillion kilowatt solar energy per year, और एवरेज अगर हम लोग बात करें तो we have received 4 to 7 kilowatt hour per meter square, which is a very large scale, बहुत ज्यादा स्केल है ये। तो सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया हम लोग के अर्थ सरफेस में क्या होता है, रीच करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को साल भर सोलर एनर्जी मिल सकता है। ठीक है, तो अब देखो सोलर एनर्जी इतना तो मिलता है, लेकिन हम लोग उतना यूज नहीं कर रहे हैं इंडिया में उस चीज का, लेकिन धीरे धीरे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी गवर्नमेंट भी काफी प्रमोट की इसके बारे में कि सोलर एनर्जी को यूज कीजिए। हो सके कि हम लोग धीरे धीरे यूज करेंगे उस चीज को, क्योंकि अभी जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगता है, तुम देखे हो शायद, बोकारो में भी तो होगा ही, है ना, बड़े शहर में भी है बहुत जगह। तो देखना सोलर लाइट्स का यूज करते हैं, पहले हम लोग एलईडी वगैरह यूज करते थे, अब तुम देखना हर एक लाइट पे एक सोलर पैनल लगा रहता है, छोटा छोटा सोलर एरिया रहता लगा हुआ, और हम लोग ज्यादातर सोलर लाइट्स को यूज करते हैं, बहुत जगह में ऐसा लगा हुआ है। अभी गांव में भी बहुत जगह सोलर एनर्जी का सेटअप धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इवन बहुत सारे शहर में भी, तो अब हम लोग यूज करने लगे हैं। इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं सोलर लाइट, सोलर कुकर, सोलर सेल, डिफरेंट काइंड ऑफ सोलर एनर्जी भी विल यूज, हम लोग यूज करेंगे और यूज करते भी अभी है। ठीक है, सो पहला जो कुछ डिवाइस होता है जिसमें सोलर एनर्जी का यूज होता है, उसमें एक एग्जांपल सोलर कुकर का है। सोलर कुकर, सोलर कुकर एक तरीके का खाना बनाने के लिए एक तरह का सेटअप है ना, एक कुकर टाइप का। उसमें क्या रहता है, एक बॉक्स रहता है ऐसा, काइंड ऑफ ग्लास शीट, ग्लास से बना हुआ है ऐसे, ग्लास नहीं मेटलिक रहता है, मतलब यहाँ मेटल से बना हुआ है, ब्लैक कलर का, ब्लैक पेंटेड रहता है ताकि लाइट को एब्जॉर्ब कर पाए मैक्सिमम सोलर एनर्जी को। और इसके अंदर यहाँ पे बोल होता है, कटोरी, और इसके अंदर ऐसे खाना वगैरह हम लोग, लेकिन इस पे रोटी बनाना मुश्किल है, हम लोग चावल वगैरह बना सकते हैं या फिर बॉइलिंग फूड बना सकते हैं जो बॉइल्ड होता है ज्यादातर, डिफिकल्ट टू मेक चपातीज एंड ऑल। तो हम लोग खाना उना सब्जी उब्जी बना सकते हैं इसमें, सोलर कुकर। ये सब मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि एक सेटअप रहता है, इसके अंदर इस तरह एक बोल रहता है ना, इस तरीके का, और यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है लाइट को, ताकि रिफ्लेक्ट कर सके अच्छे से सनलाइट को। यहाँ पे एक मिरर रहता है, यहाँ पे ग्लास शीट रहता है, हीट अप इसीलिए, है ना। और ये मेटल से बना हुआ एक फ्रेम होता है जो कि ब्लैक कलर का पेंट होता है, ब्लैक सरफेस अब्सॉर्ब करेगा ज्यादा हीट को एज कम्पेयर टू व्हाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर में जनरली ब्लैक कलर का ही हम लोग पेंट करते, इसी प्रॉपर्टी को लाते हैं काम में।
सोलर कुकर को हम लोग अचीव करते हैं हाई टेम्परेचर पे, मिरर से लाइट को फोकस करा के सन रे को, और सोलर कुकर कवर्ड रहता है ग्लास प्लेट से, ठीक है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह, ठीक, जिससे क्या होता है कि हम लोग को एक यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट होता है, और एक इजी डिवाइस है जिससे हम लोग, लेकिन यहाँ एक इसका कंडीशन ये है कि हम लोग सिर्फ दिन में ही खाना को पका पाएंगे जब तक सन अवेलेबल होगा, मतलब धूप जब तक मिलेगा। तो लिमिटेशन का यही है कि हम लोग इसको ओवरकम, लिमिटेशन का ये है कि हम लोग बस इसको दिन में यूज कर सकते हैं, और ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम लोग सोलर एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे या फिर हीट एनर्जी पे, ठीक है। तो सोलर सेल से भी हम लोग, सोलर सेल भी इसी तरह का एक डिवाइस है जिसको हम लोग सिलिकॉन लगा रहता है, सिलिकॉन मतलब सेमीकंडक्टर से बनता है सोलर सेल, ठीक है। इसमें भी हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में लाइट वगैरह प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं। तो सोलर सेल हो गया, सोलर हीटर हो गया, सोलर कुकर हो गया। सोलर सेल एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग डिफरेंट पर्पस में यूज कर सकते हैं फॉर किस किस पर्पस पे, जैसे समझ लो कि हम लोग यूज कर सकते हैं खाना पकाने के पर्पस पे, इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस में, वी कैन यूज फॉर हीट द वाटर, गीजर उजर में लगाते हैं। तो इस तरीके का एनर्जी, सोलर एनर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। तो इंडिया में बहुत जगह यूज हो रहा है इसका। तो इट्स अ वेरी गुड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे तुमसे 10th क्लास में कुछ सवाल पूछा जाता है कि गिव सम एग्जांपल ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाई यू चूज सोलर एनर्जी एज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तुमको हर एक फैक्टर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि as we are lucky that we have received almost 5,000 trillion per kilowatt hour average per year in India. So this scale is very large. If we consider per day data, so it will be 5 to 7 kilowatt hour per meter square, which is also very good data for us, or it is also very good amount of energy for us to use a solar energy. And solar energy is a kind of non-conventional source of energy which is easily available, and there are different kind of devices such as solar cooker, solar heater, solar cell, which we can use with the help of solar energy. ठीक है। तो हम लोग बता सकते हैं अपने लैंग्वेज में, बहुत कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग को समुद्र से मिलता है, सी से, है ना, ओशियन से मिलता है। तो कुछ हम लोग बात करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सी। कुछ हम लोग सोर्स का बात करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सी। तो सी से जो एनर्जी मिलता है उसमें है टाइडल एनर्जी, टाइडल, एक होता है टाइडल के बाद वेव एनर्जी, ठीक है। एक होता है ओशियन थर्मल एनर्जी, ये सब एनर्जी को हम लोग ले सकते हैं कहां से, सी से। ये सब को हम लोग सी से लेते हैं, मतलब सी से मिलता है हम लोग को। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्लास में। एक कैटेगरी होता है जियोथर्मल। जियोथर्मल तो अर्थ सरफेस से हम लोग जो एनर्जी मिलता है। सर न्यूक्लियर। हाँ बता रहे हैं। एक होता है जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, और एक हम लोग एनर्जी ले सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, है ना, इन सब से मिलता है हम लोग को, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से। न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, अल्बर्ट आइंस्टीन का जो इक्वेशन था डेल्टा ई इक्वल टू mc स्क्वायर, जो काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एनर्जी मास रिलेशन बोलते हैं इसको हम लोग। ये सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे साथ में। फिजन का हम लोग प्रोसेस डिस्कस करेंगे, एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सब डिस्कस करेंगे, और फ्यूजन डिस्कस करेंगे, ठीक है, रिएक्शन क्या होता है ये सब थोड़ा थोड़ा बता देंगे। ये सब तो ओरली है, ये सब को अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को। ये थोड़ा दिक्कत होता है समझने में, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे तक इसको पढ़ना है, हायर क्लास तक, 12th क्लास तक इस चीज को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में भी बताएंगे, वो नहीं बताएं आज, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। बस इतना होगा, और एक क्लास और लगेगा हम लोग को 1.5 घंटे का, तो ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ होमवर्क और
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कर देंगे, जो सब अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर से, जिस तरह बोर्ड में आएगा उस तरह कुछ क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे। ठीक है, चलो फिर आज यहीं तक। अगला क्लास में इतना पोर्शन जो लिख के रखे हम लोग, उतना पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे और कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज ये होमवर्क में ये रहा कि आज पढ़ना थोड़ा सा, किसी भी किताब से, साइड बुक से पढ़ लेना एक बार अच्छे से, और जहां भी समझ में नहीं आएगा वहां पूछना नेक्स्ट क्लास में। तो ये सब रटने का चैप्टर नहीं है, एक बार समझ जाओगे, एक्सप्लेन मतलब अपने समझ जाओगे, दिमाग में बैठ जाएगा सारा कुछ, तो बस लिख देना एग्जाम में, डायग्राम वगैरह बना के बढ़िया से। ठीक है, प्रैक्टिस रहेगा तो लिख दोगे, बस वही सब है। कुछ बस इसका ये एक्शन वगैरह समझना है अच्छे से, उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो हम कुछ देर में अभी भेज देते तुरंत PDF। ठीक।